नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल दो कारणों से सुर्खियों में हैं। एक तो दिल्ली की उनकी सरकार ने जन लोकपाल बिल बनाया है। अपने आप में यह उल्लेखनीय बात है। इससे जाहिर होता है कि केजरीवाल ने समझा हुआ है कि आम आदमी की दुखती नस भ्रष्टाचार है। उनकी पूंजी भ्रष्टाचार से लड़ने के चलते हैं। उस नाते जन लोकपाल बिल बनाना वायदे को पूरा करना है। हालांकि उपराज्यपाल और केंद्र सरकार इसे मंजूर करे यह मुश्किल है, लेकिन इसके हवाले केजरीवाल सरकार यह कह सकेगी कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ संजीदा नहीं है। वह उनकी सरकार का भी सख्त कानून नहीं चाह रही है। केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार से पंगा रख सिस्टम से लड़ने का जो माहौल बनाया हुआ है, वह उनके वोटों खास तौर पर झुग्गी झोपड़ गरीब आबादी में बहुत प्रभावी है। पुलिस और उनकी सरकार में कर्मचारियों की वसूली पर अंकुश है। इसलिए जन लोकपाल का बिल आप पार्टी का आगे का औजार होगा। केजरीवाल की सुर्खियों की दूसरी वजह पटना के गांधी मैदान में लालू प्रसाद यादव के साथ का फोटो शूट था। इसकी आप पार्टी के भीतर मौन और सोशल मीडिया में मुखर प्रतिक्रिया हुई। देश दुनिया में उनकी भारी आलोचना हुई। कहा गया कि वे भी बाकी नेताओं जैसे हो गए। इसके कई मायने हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में रद्द-ओ-बदल अगले साल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया नजर आता है। कल से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के इजलास के दौरान रद्द-ओ-बदल नहीं होगा और उसके बाद मलमास शुरू हो जाएगा। चुनांचा जराये का कहना है कि 14 जनवरी से लेकर फरवरी के आखिरी हफ्ते में बजट इजलास शुरू होने के दरमियान रद्द-ओ-बदल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह बड़ा रद्द-ओ-बदल हो सकता है, जिसमें इलाकाई लीड जान को भी मरकज में लाया जा सकता है। बीजेपी जराये का कहना है कि वजीर आजम इस बार कुछ वजारतों का असरे नौ कयाम भी कर सकते हैं और परफॉर्मेंस देने वाले लीजान को उनकी जिम्मेदारियां देकर आगे का रोड मैप तैयार करवा सकते हैं। बताया जा रहा है कि जिन रियासतों में पार्टी की हुकूमतें हैं, वहां को लेकर भी बीजेपी में फिक्र है और इसीलिए मुमकिन है कि रियासतों में क़यादत बदले और कुछ वज़राए आला को मरकजी हुकूमत में जगह मिल जाए। बीजेपी और संघ के जराये का कहना है कि कई रियासतों में मौजूदा वज़राए आला अगला असेंबली इलेक्शन नहीं लड़वाएंगे। मध्य प्रदेश में झाबुआ रतलाम सीट पर बीजेपी की शिकस्त के बाद रियासत में एंटी इनकम्बेंसी मजबूत होने की थ्योरी को तकवीत मिली है। अगर गुजरात में मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी बेहतर कारकर्दगी नहीं कर पाती है तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चारों रियासतों में क़यादत तब्दील किए जाने के बारे में गौर किया जा सकता है। गुजरात की वजीर आला आनंदीबेन पटेल को तो गवर्नर बनाए जाने के कयास अभी से शुरू हो गए हैं। मरकजी हुकूमत को जीएसटी बिल पर बहुत समझौता करना पड़ सकता है। हुकूमत ने अपोजिशन के साथ इस बिल पर बातचीत शुरू कर दी है। इसे नाफिज करने को लेकर हुकूमत की बेचैनी को समझते हुए अपोजिशन जमातों ने अपना दांव बढ़ा दिया है। कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा हुकूमत को अब बिहार, ओडिशा और तमिलनाडु में बरसर इख्तदार 3 सियासी जमातों को मैनेज करना होगा। पहले हुकूमत के मैनेजर इन तीनों पार्टियों की हिमायत पुख्ता मान रहे थे। बिहार में इंतखाबी नतीजों के बाद से ही आरजेडी और जेडीयू दोनों का नजरिया जीएसटी के तय बदला है। सीधे सीधे हुकूमत की तजवीज मान लेने के बजाय दोनों पार्टियों के लिए जान अब अपनी शराइत थोपेंगे। जेडीयू के कौमी सदर शरद यादव ने जीएसटी की शरह 18% रखने पर तो रजामंदी दी है, लेकिन साथ ही मरकजी हुकूमत से कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी को इस मसले पर तैयार करे ताकि ज्यादा से ज्यादा इत्तफाक़ी राय के साथ इसे मंजूर करवाया जा सके। ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक की पार्टी भी 18% जीएसटी पर रजामंद है, लेकिन उसका कहना है कि अगर हुकूमत 1% एडिशनल टैक्स उन रियासतों को देती है जहां तामीराती काम ज्यादा होता है तो इसकी सहूलत मादनियात वाली रियासतों को भी मिलनी चाहिए। अब अगर रियासत 1% की सीएसटी को खत्म करती है तो अन्ना डीएमके और शिवसेना को समझाने में मुश्किलात होंगी। ऊपर से लेफ्ट पार्टियों ने अलग बिल की मुखालफत का झंडा बुलंद कर रखा है और कांग्रेस रजामंद होने के लिए क्या कुछ शरायत रखेगी, इसे लेकर भी हुकूमत के मैनेजर फिक्रमंद है।
1.5 साल बाद कांग्रेस में एक बार फिर से जोश और खरोश वापस लौट आया है। बिहार में मिली कामयाबी के बाद मध्य प्रदेश की झाबुआ रतलाम सीट पर मिली जीत से कांग्रेस काफी खुश है। पार्टी के जो लीडर राहुल गांधी की क़यादत को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, वो अब उनमें लामहदूद इम्कानात तलाश करते नजर आ रहे हैं। मरकजी हुकूमत के खिलाफ राहुल गांधी के जारहाना मौक़िफ़ से खदशात पार्टी के सीनियर लीडर ने अब कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी का मैसेज आम लोगों तक पहुंच गया है। पार्टी के कई लीडर इस बात को लेकर खदशात में मुब्तला थे कि राहुल गांधी झोला छाप एनजीओ बिरादरी के हिसाब से सियासत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर सूट बूट की हुकूमत चलाने का इल्जाम लगाने को पार्टी के कई लीडर राहुल की गलती तस्वुर कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि सूट बूट की हुकूमत का पैगाम गरीबों, पसमानदा, आदिवासियों और दलितों तक चला गया है। पार्टी लीडर को लग रहा है कि अगर कांग्रेस का ये रवायती वोट वापस लौटता है तो अक़लियती वोट मुल्क भर में अपने आप कांग्रेस के पीछे मुत्तहिद हो जाएगा। झाबुआ रतलाम की जीत और तेलंगाना की वारंगल सीट पर दूसरे नंबर पर आने को कांग्रेसी लीडर बड़ी कामयाबी तस्वुर कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी का टिला ढहता है तो उससे मुत्तसिल गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की वापसी मुमकिन है। उधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस को अहम लड़ाई में वापस लौटने का पूरा भरोसा है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। पार्लियामेंट का सरमाया इजलास कल से शुरू हो रहा है। उससे पहले पार्लिमानी उमूर के वजीर वेंकैया नायडू की जानिब से बुलाई गई कुल जमाती मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इजलास को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अपोजिशन से ताउन मांगा है। उन्होंने कहा कि लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए पार्लियामेंट का इजलास बेहतर तरीके से चलना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कानून GST बिल की जरूरत को बताते हुए नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन से कहा है कि ये बिल मुल्क के मफाद में है, इसलिए अपोजिशन को इसे पास कराने में ताउन करना चाहिए। वजीर आजम मोदी ने यह भी कहा है कि वजीर मालियात अरुण जेटली इस बिल के बारे में पार्टियों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि कल से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के इजलास में हुकूमत GST बिल को पास कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे अगले साल जनवरी से नाफिज किया जाना है। इस बीच खबर है कि हुकूमत ने कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के साथ इस मसले पर तबादला ख्याल शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी शुरू की गई स्कीमों पर शदीद नुक्ताचीनी की है। बेंगलुरु में मशहूर मारूफ माउंट कारमेल कॉलेज में एक तकरीब में राहुल गांधी ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उनकी पार्टी में सारे फैसले अकेले एक शख्स करता है। राहुल ने कहा है कि जमहूरियत बातचीत से चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बातचीत में यकीन नहीं करती है। वजीर आजम मोदी की शुरू की गई स्कीमों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कौमी सफाई मुहिम और मेक इन इंडिया जैसी स्कीमें काम नहीं कर रही हैं। राहुल ने यह भी कहा कि ये हुकूमत मुल्क के हर शहरी के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि 5-6 सूट बूट वाले लोगों की हुकूमत है। उन्होंने बदनवानी का मसला उठाते हुए कहा कि ये मुल्क की बहुत बड़ी परेशानी है और कांग्रेस ने इससे लड़ने के लिए RTI को नाफिज किया है। उन्होंने बीजेपी को बदनवानी के मामले पर घेरते हुए कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कई घोटाले हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान कंट्रोल लाइन के पास तंगधार में दहशतगर्दों ने एक फौजी कैंप पर हमला कर दिया। इस हमले में शामिल 3 दहशतगर्दों को फौज के जवानों ने हलाक कर दिया है। तसादुम में भारतीय फौज का एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर भी शहीद हो गया है और एक लेफ्टिनेंट कर्नल के जख्मी होने की इत्तला है। इस हमले में एक शहरी की भी मौत हो गई है। हमले की जगह से 3 AK-47 राइफल्स बरामद हुई हैं। दहशतगर्द तंजीम जैश-ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। तंगधार के कैंप पर हमले के वक्त करीब 80 जवान मौजूद थे, जबकि हमला करने वाले 3 या 4 दहशतगर्द थे। तसादुम के दौरान कैंप के एक हिस्से में आग लग गई, जिसमें तेल का एक डिपो भी जल गया। गौरतलब है कि इस इलाके से करीब 70 किलोमीटर के फासले पर पिछले दिनों फौज की एक कार्रवाई हुई थी, जिसमें एक कर्नल शहीद हुआ था। फिल्म अदाकार आमिर खान ने कहा है कि मुल्क में बढ़ती अदम रवादारी को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा है वो उस पर बदस्तूर कायम है। हालांकि भारत छोड़ने के सवाल पर पैदा हुए तनाजे पर वजाहत के अंदाज में आमिर खान ने कहा कि उनको भारतीय होने पर फख्र है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका या उनकी अहलिया किरण राव का भारत छोड़ने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। आमिर खान की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि जो लोग भी उनके भारत छोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू ध्यान से नहीं देखा है
या फिर जानबूझकर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। आमिर खान ने कहा है कि भारत उनका मुल्क है, वो उसे प्यार करते हैं और अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि उनकी पैदाइश यहाँ पर हुई है। गौरतलब है कि आमिर खान ने 2 दिन पहले एक तकरीब में कहा था कि मुल्क में अदम रवादारी बढ़ रही है और उनकी अहलिया किरण राव ने उनसे कहा था कि क्या उनको मुल्क छोड़ देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने फिल्म अदाकार आमिर खान के बयान के लिए उनकी शदीद नुक्ताचीनी की है। नायडू ने कहा है कि कुछ लोग गलत तशहीर में आ गए हैं, रहने के लिए भारत से बेहतर कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा है कि आमिर खान ने जाने अनजाने अपने बयान से मुल्क को तकलीफ पहुंचाई है। पार्लियामेंट इजलास से पहले बुलाई गई कुल जमाती मीटिंग में वेंकैया नायडू ने कहा कि शिद्दत पसंदी और अदम रवादारी के वाकयात से न तो हुकूमत का कोई लेना देना है और न ही पार्टी का लेना देना है। उन्होंने कहा कि हाल के कुछ वाकयात से वो भी काफी फिक्रमंद हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। दिल्ली में सरकार का काम हो या आप पार्टी के भीतर की राजनीति और देश के जनमानस में इमेज के नाते अरविंद केजरीवाल के सामने कई चुनौतियां हैं। पटना के गांधी मैदान में केजरीवाल की उपस्थिति ने उनकी भावी राजनीति के संकेत दिए हैं तो खतरे भी बताए। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। अरविंद केजरीवाल अपनी शबीह को लेकर संजीदा बुहरान के दौर से गुजर रहे हैं। बुनियादी तौर से 2 बातों को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं। पहला सवाल बदउनवानी मुखालिफ शबीह को लेकर है। केजरीवाल का पूरा सियासी करियर बदउनवानी मुखालिफ तहरीक और सिस्टम की मुखालफत के लीडर के तौर पर आगे बढ़ा है। इसलिए जब उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार की क़यादत वाले इत्तेहाद की हिमायत की तो सवाल उठा कि वो लालू प्रसाद का किस तरह से हिमायत करेंगे, क्योंकि वो पहले चारा घोटाले को लेकर लालू प्रसाद यादव पर हमला किया करते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी वाले इत्तेहाद का साथ देने को लेकर सवाल उठे। उससे पहले उन्होंने जन लोकपाल बिल को मंजूरी दी। इसके बाद वो पटना गए, जहाँ नीतीश कुमार की हल्फबर्दारी तकरीर में लालू प्रसाद यादव ने उनको गले लगाया और उनका हाथ उठाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस पर बाद में केजरीवाल ने वजाहत की कि लालू प्रसाद यादव ने खींचकर उनको गले लगा लिया। वो अपनी ख्वाहिश से उनके गले नहीं लगे थे, लेकिन नीतीश की हल्फबर्दारी तकरीब में हिस्सा लेना और जन लोकपाल बिल को मंजूरी देने की टाइमिंग दोनों का एक हो जाना महज इत्तफाक नहीं है। इसका मतलब है कि केजरीवाल को अंदाजा था कि नीतीश कुमार की हल्फबर्दारी तकरीब में हिस्सा लेने के बाद क्या सवाल उठने वाले हैं, इसलिए उन्होंने आनन फानन में जन लोकपाल बिल को मंजूरी दी। उनका दावा है कि जिस बिल को लेकर अन्ना हजारे ने तहरीक शुरू की थी, ये वही बिल है। उनकी हुकूमत ने वजीर आला के ओहदे को लोकपाल के दायरे में ला दिया है और ये भी तय किया गया है कि 6 महीने में जांच और 2 साल में समाअत मुकम्मल हो जाएगी। बावजूद इसके जन लोकपाल से ज्यादा बहस उनके लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाने को लेकर है। तभी अन्ना हजारे ने कहा कि अच्छा हुआ जो केजरीवाल आज उनके साथ नहीं है। योगेंद्र यादव ने इसे शर्मनाक बताकर केजरीवाल पर नुक्ताचीनी की। केजरीवाल की शबीह का दूसरा सवाल उनकी ख्वाहिशात को लेकर है। 2014 के इंतखाबात में उन्होंने बिना सोचे समझे पूरे मुल्क में उम्मीदवार खड़े कर दिए थे और खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए वाराणसी चले गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने इस ख्वाहिश को दबा दिया है। उन्होंने कहा है कि वो 2019 के इंतखाब की होड़ में नहीं है, वो अभी पंजाब पर ही तवज्जो देंगे जहाँ उनको अच्छे इम्कानात नजर आ रहे हैं। दिल्ली के बाद सिर्फ पंजाब पर तवज्जो करने का एक मतलब ये भी है कि वो अभी दिल्ली के कामकाज का पैगाम देना चाहते हैं और उसके बाद ही दूसरी रियासतों की जानिब बढ़ेंगे। दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी हुकूमत के कामकाज से अपने हामी तबके को काफी हद तक मुतमईन कर रखा है। दिल्ली में पुलिस, नगर निगम जैसी एजेंसियों की वसूली कम हुई है। चुनांचा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, रेहड़ी खोमचा लगाने वाले और गरीब पिछड़े लोगों के दरमियान केजरीवाल की इमेज बदउनवानी को कम करने वाले लीडर की है। उन्होंने बिजली और पानी सस्ता करके भी अपने वोटर्स को अपने साथ जोड़े रखा है। इसके साथ साथ उन्होंने पुलिस और जमीन को लेकर मरकजी हुकूमत के साथ एक मोर्चा अलग खोल रखा है। इससे सिस्टम से लड़ने वाले लीडर की भी उनकी शबीह मजबूत हुई है। तहम इन सब का इंतखाबी इम्तिहान 2017 में होगा, जब पंजाब के इलेक्शन होंगे और दिल्ली में नगर निगम का इलेक्शन होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के एजेंडे पर चर्चा करेंगे।
आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को पूरी राजनीतिक जमात से अलग और बिरला बताया था। इसमें कसौटी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी। उस नाते जन लोकपाल कानून बनाना अहम बात है, तो पटना में लालू यादव के साथ गले मिलना या छत्रपों की भीड़ का हिस्सा बनना केजरीवाल का अपने पांव कुल्हाड़ी मारना। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण है। विनीत जी, अरविंद केजरीवाल इन दिनों दो कारणों से चर्चा में, एक उन्होंने सचमुच में जन लोकपाल बिल बना लिया है और दूसरा वो पटना गए, लालू यादव के साथ मेल मुलाकात हुई, उसका सोशल मीडिया में बहुत हल्ला हुआ। ये दोनों बातें इनकी जो प्रायोरिटी या इनकी इमेज को लेकर या इनके काम धाम, इनकी राजनीति को लेकर क्या बताती है? व्यास जी, अरविंद केजरीवाल का मामला है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बाहर बड़े सुंदर दांत है पर उनसे खाया नहीं जाता। लोकपाल बिल ना कभी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए था, ना है और ना होगा। नहीं, लेकिन जन लोकपाल का जो आंदोलन था, जो बिल का प्राप्त था, वो बनाया इन्होंने। ये तो अपने आप में उपलब्धि वाली बात है। कैबिनेट में लेके करके विधानसभा बुला रहे हैं, ये तो अपने आप में उपलब्धि है। ये जानते हुए ना, हाँ। ये जानते हुए कि पास नहीं होगा। क्यों नहीं पास? क्यों नहीं? विधानसभा में तो पास होगा। विधानसभा पास होगा, हाँ। लेकिन भारत सरकार से नहीं अप्रूव। नहीं तो भारत सरकार न करे तो ये तो भारत सरकार की गलती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को वो नहीं, भारत सरकार नहीं करना देना चाहिए। भ्रष्टाचार की लड़ाई अगर ये है, बहुत आप सही कह रहे हैं, भ्रष्टाचार की अगर ये लड़ाई है खिलाफ, तो महाभ्रष्ट लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के हाथ हिलाने का सवाल यही है। जन लोकपाल विधेयक का बैनर लेकर सत्ता कब काबिज होना था, सत्ता पे काबिज हो गए। अब आंसू पहुंचने के लिए कैसे बताएं लोगों को कि अपने लड़ाई लड़ी नहीं विनीत जी, क्या आप ये नहीं मानते हैं कि तमाम जो अभी हाल के राजनीतिक प्रयोग हुए हैं, जो चेंज हुआ है, उसमें एक भ्रष्टाचार का जो कि सचमुच में जनता की नस को छूता हुआ मुद्दा है, उसमें अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से बहुत संजीदगी से उस पर लगे हुए हैं। भले उसमें नाटक नजर आए या कुछ, लेकिन उसको छोड़ नहीं रहे, जबकि बाकी दूसरे नेताओं ने तो सत्ता में आने के बाद उसको भुला ही दिया। ऐसा देखिए, संजीदगी से तो हर सरकार में भ्रष्टाचार को लेके बातें हुई हैं, कमीशन बने, वो ठीक है, सीबीसी और सीबीआई ऑटोनॉमस, लेकिन कोई जन लोकपाल बिल जैसा काम नहीं कर पाया। लोकपाल बिल से क्या होने वाला है? 10 सदस्य आप बना दोगे, सुप्रीम कोर्ट के जज तक भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपित है, कौन से हैवान के आदमी ले आओगे? आपने तो ये भी कहा था कि हमारी पार्टी में ट्रांसपेरेंसी से चुन चुन के लोग लाए जा रहे हैं, बड़ा भारी प्रोसेस है ट्रांसपेरेंसी का, एक के बाद एक भ्रष्ट लोग पकड़े जा रहे हैं, इनके मंत्री। ये कौन सा तरीका है? मतलब इसको एक तरह से जमीनी तौर पर अगर देखा जाए, जो सचमुच में आपके हिसाब से जनता का क्या मुद्दा नंबर 1 भ्रष्टाचार नहीं है क्या देश में? जनता का मुद्दा है। और अगर उसके लिए कोई भी तरीका, कोई भी नया प्रयोग, एक्टिविस्ट में और पॉलिटिशियन में बुनियादी अंतर होता है। एक्टिविस्ट जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, किसी पद के लिए, किसी अलंकरण के लिए, किसी राज्यसभा की, सब एक्टिविस्ट रहता है। पर जिसकी निगाह पद्मश्री पर होती है, जिसकी निगाह राज्यसभा पे होती है, जिसकी निगाह सत्ता पर होती है, वो कुछ भी कहे उसकी बात में कोई सच्चाई नहीं होती। ये हम देखते हैं 35 साल से, और यही बात अरविंद के साथ है। आज नहीं विनीत जी, आपने इस व्यवस्था बतौर एक्टिविस्ट और बतौर व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए ये तो महसूस, भले वो अरविंद केजरीवाल एक्टिविस्ट के बाद में उन्हें ये समझ में आया कि राजनीति के जरिए हो सकता है, जनता की उम्मीदें पैदा की, सारा कुछ किया, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से उस व्यवस्था को टारगेट बनाते हुए, दिल्ली में भी राज करते हुए व्यवस्था को टारगेट तो बनाया हुआ। भले पुलिस वाले आज झुग्गी झोपड़ी के अंदर जाके उस तरह की चोट वसूली नहीं कर रहे हैं जो पहले करते थे। ये तो फर्क गुणात्मक आया जी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना कोई यूएसपी लाना पड़ता है। हाँ, तो ये चुनिए। पर भ्रष्टाचार को लेकर कोई सत्तारूढ़ पार्टी यूएसपी बनाए, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ऐसा है ना, जिस माहौल में जो चीज बिकेगी वही तो बेचेगा आदमी आके। अभी किसी जमाने में होता चुनिए उन्हें जो सरकार चला सके। कभी कहते हैं जी प्याज के दाम कर दो, कभी कहते हैं कि देश चलाना जिन्हें आता। मतलब ये तो देखिए, मतलब आप ये मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी अब दूसरे नेताओं की तरह हो गए? ये आपके वो थे अरविंद केजरीवाल शुरू से थे। जितने भी उनके साथ लोग जुड़े, समर्पित थे, आइडियोलॉजी वाले थे, सब तो निकाल बाहर कर दिया जिन लोगों ने खड़ा किया। तो ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जिस तरह जिस सीढ़ी पर चढ़ता है उसको तोड़ता चला जाता है। जन लोकपाल बिल आना या अपनी जो भी झुग्गी झोपड़ी वाले या जो दिल्ली के अंदर है, आज भ्रष्टाचार नीचे की एजेंसियों में कम है, ये हर कोई मानता है इस बात को, हकीकत मैं मान रहा हूँ ये बात। पर मैं क्या कहना चाह रहा, बात मेरा कोई राग द्वेष की बात नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ
उसकी कमीज से मेरी कमीज सफेद होगी तभी तो मेरा सर दिखेगा। हाँ, तो उसके अंदर अगर जनता का हित होता तो वो बुरा नहीं है, भले कुछ भी हो, अपनी महत्वाकांक्षा अपनी जगह। पर जनता का हित वो उसका एक फसाड है, वो दिखावा है थोड़े समय का। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपकी कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए बिहेवियर में, कैरेक्टर में, वो नहीं दिख रही है। आपके कैरेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं, विरोधाभास दिख रहे हैं। उस नाते उस विरोधाभास को आप बड़ा उदाहरण ये मानते कि लालू प्रसाद यादव के साथ या ये बाकी नेताओं के साथ अलायंस की तरफ बढ़ना, ये कौन सा मैसेज दे रहे हैं? क्या मैसेज दिया जा रहा है? ये क्या मैसेज दिया जा रहा है कि जिन लोगों को तुमने रामजय मैदान में खड़े होकर गालियां दी, जिनको आपने चोर बताया, जिनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, हम भी पत्रिका करते, हमने भी करप्शन लड़ाई लड़ी है, पर हमने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया इन लोगों के लिए। आप एक तरफ मतलब एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत गड़बड़ वाली बात। सुविधा की राजनीति है, सुविधा की राजनीति है, लक्ष्य कुछ और है, कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना नहीं। आपके अनुसार जन लोकपाल बिल में जो ड्राफ्ट है ये रखा, वो मूल भावना जो बात थी, वो मूल भावना वाले तत्व सारे आ गए या नहीं आए? व्यास जी बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ा जन लोकपाल का जो विधेयक पास कराया, बहुत बधाई है केजरीवाल को, उनकी कैबिनेट को, और अभी असेंबली पास करेगी, होगी मेजोरिटी, वो भी उसकी बधाई है। पर जब आप जानते हैं कि व्यवहारिक सच्चाई कुछ और है, आप खुद अपनी टीम साफ नहीं रख पाए, आपको पता है कि इस प्रक्रिया में जिन लोगों की आप बात करें उनका चयन आप कैसे करेंगे, वो कैसे व्यवहार करेंगे, ये बिल्कुल एक अपोल कल्पना की बात है। मेरा ये मानना है कि क्या ये भी अगर है कि भाई ये नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल अगला एजेंडा बनाते हुए लग रहे हैं, क्या लगता है इससे अगर ये रणनीति वही बनती है? अगर ये रणनीति बनाएंगे तो बाकी जिनको साथ खड़े होंगे उनके बारे में क्या जवाब देंगे? अगर आपको लगता है कि आप उन सिद्धांतों के साथ राजनीति में सफल हो सकते हैं, आपके साथ शुभकामनाएं हमारी, पर वो नहीं होने जा रहा है। आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए हर तरह का समझौता करने को तैयार है, फिर ये दिखावा क्यों कर रहे हैं भ्रष्टाचार से लड़ने? उस नाते जो अकेले और बिरले नेता होने की बात थी वो बात मिट रही है, वो न्यूट रही है। आज अपनी टीम में झांक के देख लो ना, आप अपनी टीम में देख लो, आप खुद सिलेक्शन नहीं कर पा रहे जब इतना भारी, तो आप देश के स्तर पर करने की बात करते हो। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ट्विटर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।